नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आवास पर पहुंचकर उनसे शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। इसके उपरांत पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के आवास जाकर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दीपावली और धनतेरस की शुभकामनाएं दी। तो आने वाले त्योहारों को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी के स्थानीय बच्चों के बीच जाकर दीपावली की शुभकामनाएं दी और फिर बच्चों को गिफ्ट दी, बच्चों से बातें की। साथ में बच्चों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उपहार देने से काफी खुश बच्चे दिखाई दिए और मुख्यमंत्री के साथ फोटो भी खिंचवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ फोटो खिंचवाई, उन्हें उपहार दिया। तो वहीं उत्तरकाशी में मस्जिद के खिलाफ जहां सड़कों पर भीड़ उमड़ गई थी और उत्तरकाशी के शांत माहौल का वातावरण का माहौल बिगाड़ने का काम किया था। अब उसी मामले को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान देते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत माहौल शांत बनाने का काम किया जा रहा है। जहां तक मस्जिद की बात है उसमें भी कानून अपना काम करेगा। अपना काम करेगा, जो भी जिस प्रकार की व्यवस्था है वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, वो सब हो रहा है। तो खबर देहरादून से है, जहां शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिपर्णा सभागार में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की साझा बैठक ली। बैठक में जनपद की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की समीक्षा कर विभागीय अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में अस्पतालों में चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की 100% नियुक्ति करने, निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने, अस्पताल में नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करने, मरीजों को स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिए। इसके साथ ही विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए क्लस्टर विद्यालयों, प्रधानमंत्री विद्यालयों के निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया। बेसिक, माध्यमिक और इंटर में अब 15 दिन में 100% टीचर हमारे यहाँ हो जाएंगे। एलटी का रिजल्ट भी मुझे लगता है कि 10-15 दिन में निकल जाएगा। 1500 एलटी के टीचरों की हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। बाकी हर स्कूलों में फर्नीचर देना है, बिजली का कनेक्शन देना है, पानी का कनेक्शन देना है, वहाँ पे खेल का मैदान बनाना है। सरकार की प्राथमिकताओं में है। फिर स्वास्थ्य विभाग में भी हम जो डॉक्टरों का गैप था वो भी पूरा करने जा रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ भी अब हमारे यहाँ लगभग पूरा हो गया है। एनएम भी हम 391 एनएमओ का जो बहुत जल्दी नियुक्ति करने जा रहे हैं। 1500 हम नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। तो जिले वाइज हम आजकल गैप एनालिसिस कर रहे हैं कि कहाँ क्या कमी है, उसको सब पूरा करें। तो वहीं दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यमुकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला और रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने मुलाकात कर दीपावली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। तो केदारनाथ विधानसभा सीट में होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दोनों ही दलों ने अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाया है। आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस ने केदारनाथ के पूर्व विधायक पर दांव चला है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जहां पूर्व विधायक मनोज रावत पर दांव खेला है, तो वहीं बीजेपी ने महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को प्रत्याशी बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मनोज रावत को हरीश रावत और गणेश कोतियाल के भारी दबाव का लाभ मिला है।
मनोज रावत 2022 के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे, जबकि उनसे ज्यादा वोट निर्दलीय प्रत्याशी कुलदीप रावत ने हासिल कर दूसरा स्थान प्राप्त किया था। तो आपको बता दें कि निर्दलीय सब लोग ये पहले भी कहा है कि मंजिल सभी नेताओं की पहले दिन से एक ही थी, उनके रास्ते बस अलग अलग थे और हाईकमान का काम ही यही होता है कि सबको बैठाकर उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सबको बताना कि अनंतो गत्वा जाना, सबने एक ही मंजिल पर है। तो मोटो या एम या गोल कहें तो सारे नेताओं का एक ही था, वो था किसी तरह से हैट्रिक हम मार दें, हम बद्रीनाथ और मंगलौर के बाद केदारनाथ जीतें। एक भी मेरा नेता ये नहीं चाहता था कि केदारनाथ में कुछ भी उठापटक हो। तो कहीं ना कहीं मतभेद होते ही होते हैं जब बड़ी पार्टियां होती हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं। उन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से के बीच से एक रास्ता निकले और सब एक सहमति पर कायम हो, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। और वही आपको देखने को मिल रहा है कि मनोज रावत सबकी चॉइस है। मनोज रावत बेहतरीन कार्य वहां पर एक विधायक के तौर पर कर चुके हैं और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने दंश दिए हैं केदारनाथ विधानसभा को, एक नहीं मेरे पास लंबी फहरिस्त है, दर्जन भर दंश दे रखे हैं हिंदू सनातन धर्म के नाम पर। उसको जब चोट पहुंची है तो कहीं ना कहीं केदारनाथ की जनता को चोट पहुंची है। वो अपने आपदा के समय पर जिस तरह से उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया था और किसी ने उनकी सुध नहीं ली, उनकी खेत खलिहान उनकी आंखों के सामने बह रहे थे बादल फटने की वजह से, अतिवृष्टि ओलावृष्टि की वजह से, उनके घर मकान टूट रहे थे, उनके मवेशी बह रहे थे, उस वक्त किसी ने सुध नहीं ली। आज 39 घोषणाएं करने की पड़ी है और उन घोषणाओं का सच भी जल्दी आपके सामने लाऊंगी। वहीं उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के तहत प्रदेश में 1,28,277 मतदाता बढ़ गए हैं। प्रदेश में 5 नए मतदेय स्थल भी बनाए गए हैं। प्रदेश के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई और उन्हें पुनरीक्षण की जानकारी दी गई। प्रतिवर्ष निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के लिए कार्य प्रारंभ करता है, जिसमें एक विशेष पुनरीक्षण अभियान जो है अक्टूबर माह से लेकर जनवरी तक किया जाता है। आज इसी अभियान के तहत निर्वाचक नामावलियों का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जो है आज प्रकाशित किया गया है। इसी क्रम में आज सभी राजनीतिक दलों के साथ जो प्रतिनिधिगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, उनके साथ बैठक भी किया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के अध्यक्षता में और उनको इस अभियान के बारे में जानकारी दिया गया है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे राज्य में जो भी मतदेय स्थल होंगे उनका संख्या, उसमें पुनर्निर्धारण वगैरह कार्रवाई पूर्ण की जाती है। उसके अनुसार हमारे राज्यों में 11,729 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन पहले थे, उसमें अभी वृद्धि होने के उपरांत 11,733, इसमें 3 पोलिंग स्टेशन देहरादून जनपद में वृद्धि किया गया है और 2 पोलिंग स्टेशन का हरिद्वार जनपद में वृद्धि किया गया है। एक पोलिंग स्टेशन को मतदाता संख्या अधिक होने की वजह से मर्ज करने की कार्रवाई भी देहरादून जनपद में हुआ है। इन्हीं आंकड़ों के साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे राज्यों में 11,733 पोलिंग स्टेशन का जो है अभी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके अनुसार हमारे राज्य में जो है 83,71,700 83,71,700 मतदाता जो हैं इस ड्राफ्ट पब्लिकेशन के अनुसार निर्वाचक नामावली में उनके नाम दर्ज हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, निर्वाचन आयोग ने 1 जनवरी 2025 की जो अर्हता तिथि के आधार पर आंकड़ा जारी किया है, आंकड़ों में कितनी बढ़ोतरी हुई है अभय? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि पूरे उत्तराखंड में इस समय जो नए मतदाता हैं उनमें उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जो मतदाता बढ़ाने को लेकर जो इसमें कार्यक्रम चले थे कि नए मतदाताओं को वोटर लिस्ट से जोड़ा जाए, उसमें बड़ा उत्साहजनक आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिला है। 2 लाख से ज्यादा नए मतदाता
अब तक पूरे प्रदेश भर में बने, जिसमें सबसे ज्यादा उत्साह आप ये कह सकते हैं कि पहाड़ों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। चाहे आपका देहरादून जनपद हो, उधम सिंह नगर जनपद हो, हरिद्वार जनपद हो, यहाँ पर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें कह सकते हैं कि नया उत्साह, नया संचार युवा मतदाताओं में यहाँ पर देखने को मिला है। सभी लोग शहरी क्षेत्रों में ज्यादातर मतदाता सूची से जुड़ने के लिए यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे थे और अपने अपने फॉर्म भरने के लिए तैयारी यहाँ पर कर रहे थे। जो आंकड़ा जारी हुआ उसमें जो निराशा सबसे ज्यादा यहाँ पर बात कही जा सकती है वो यही है कि आपके जो पहाड़ी क्षेत्र है, खासतौर पर आपका रुद्रप्रयाग क्षेत्र हो गया, जनपद हो गया, टिहरी जनपद हो गया, बागेश्वर जनपद हो गया, इन जनपदों में मतदाताओं का मतदाता सूची से जुड़ने का जो उत्साह है वो बहुत कम यहाँ पर देखने को मिला है। जबकि निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतदाता सूची से जोड़ा जा सके, क्योंकि आने वाले दिनों में चाहे वो आपके शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनाव का हो या फिर पहाड़ी क्षेत्रों में पंचायत चुनाव की बातें हो, वहां पर मतदाताओं को जोड़ने का काम पूरा किया जा सके। तो कोशिश उस दिशा में निर्वाचन आयोग तरफ से चल रही थी और जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उत्तराखंड राज्य के लिए तो बड़े उत्साहजनक कहे जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के इतिहास से देखा जाए तो ये आंकड़े थोड़े चिंताजनक भी कहे जा सकते हैं कि जिस प्रकार से पहाड़ी क्षेत्रों में आबादी घट रही है, ऐसे में मतदाता भी वहां से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने के लिए उत्सुक नहीं दिख पा रहे हैं, तो ये बड़ा चिंता का विषय कहा जा सकता है। जी अब ये जो अब 1,28,277 मतदाता जो बढ़े हैं, इससे आने वाले चुनाव में कितना प्रभाव पड़ सकता है? क्या इसका प्रभाव पड़ता हुआ चुनाव में दिखाई देगा, या सामने कहें कि उपचुनाव है उसमें दिखाई देगा प्रभाव इसका? बिल्कुल, इसमें बढ़े हुए मतदाताओं की सूची तो देखें तो जो शहरी क्षेत्रों में जो सबसे ज्यादा उत्साह देखने को मिला है कि नई मतदाता सूची में मतदाताओं के जुड़ने का जो नाम है वो लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पर, और उसका असर आप ये देख सकते हैं कि जब निकाय चुनाव यहाँ पर होंगे तो निकाय चुनाव में जो चुनावी जो रण होगा वो ज्यादा रोचक यहाँ पर देखने को मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहभागिता यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो मतदाता निर्वाचन सूची की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए उसके पीछे का रीजन भी यही कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस समय निकाय चुनाव की तैयारी यहाँ पर चल रही है और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव होने, तो उसको लेकर ये मतदाताओं में उत्साह जरूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा है कि जिस प्रकार से जनता मतदाता सूची में जुड़ रही है और उनके चुनाव को लेकर सहभागिता बढ़ेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र मजबूत यहाँ पर होगा, जनता की जो सहभागिता होगी वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी और उत्तराखंड राज्य मजबूती की दिशा में आगे बढ़ने का काम यहाँ पर करेगा। ये कह सकते हैं कि 2025 में भी नए परिसीमन के साथ साथ यहाँ पर काम होना है और कोशिश यही है कि जो लोग हर जो 18 साल से ऊपर के जो मतदाता है या युवा जो लोग हैं वो मतदाता सूची में जुड़ सके। जिन लोगों का नाम एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रांसफर हुआ है उसे सही जगह पर उसको व्यवस्थित किया जा सके, उसकी तैयारी में यहाँ पर निर्वाचन आयोग जुटा हुआ है। जो प्रचार प्रसार जो निर्वाचन आयोग की तरफ से किया जाना है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया माध्यम से हो या जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से हो, बीएलओ के माध्यम से हो। जनता से आग्रह किया जा रहा है कि उनके घर पर जो भी युवा मतदाता है या जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है उनको मतदाता सूची से जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा सके, क्योंकि लोकतंत्र जितना मजबूत होगा, जितनी लोगों की सहभागिता चुनाव में बढ़ेगी उतना ही सब अच्छी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो प्रयास अच्छा है और आने वाले दिनों में उत्तराखंड के भीतर ये कह सकते हैं कि बढ़े हुए मतदाता सरकारों को चुनने का काम भी यहाँ पर कर सकते हैं। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षण त्रिवेंद्र रावत ने एक होटल के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि हाल ही में उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा देहरादून में तांडव रैली निकालकर हिमाचल प्रदेश के तर्ज पर सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 जैसी मांगों को लेकर प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार को घेरने का काम किया था। उन्होंने कहा कि तांडव रैली में उत्तराखंड की जनता का अपार जनसमर्थन मिला था और जल्द हल्द्वानी के साथ प्रदेश के अन्य शहरों में तांडव रैली निकाली जाएगी। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में विशेष व्यवस्था के तहत सख्त भू कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य गठन में उत्तराखंड क्रांति दल ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन आज प्रदेश की दुर्दशा हो गई है। उत्तराखंड में जमीनों पर कब्जा करके भूमाफिया यहाँ के जंगल और प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, हो सकता है अब अच्छा होगा और नौजवान मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि ये उत्तराखंड का अंदर को यहाँ मसूरी में मजबूत करेंगे और नगर पंचायत में नगर पालिका चुनाव होने वाले हैं उसमें यूकेडी जो है शिरकत करेगी और मुझे विश्वास है कि उन्हें जी उस कसौटी पे खड़े उतरेंगे।
24 तारीख को जो तांडव रैली हमने आयोजित की है, ये उत्तराखंड के 1994 को की याद दिलाता है। जिस तरह से 1994 लोग इकट्ठे हुए विश्वास जताया है, उसी तरह से 24 तारीख को लोगों ने उत्तराखंड क्रांति दल पे विश्वास जताया है और लोगों को लगने लगा है कि यूकेडी हमारा दिल है और यूकेडी के अलावा इस समस्या का समाधान कोई नहीं कर सकता। और मैं उन तमाम संगठनों को बधाई देता हूँ जो उत्तराखंड क्रांति दल की 24 वाली रैली में आए हैं। तमाम गायक, जितने भी हमारे कलाकार हैं और सामाजिक संगठन हैं, आंदोलनकारी संगठन हैं, मैं उनको बहुत बहुत आभारी हूँ उन लोगों का, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है। खबर हरिद्वार से है, जहां जीआरपी पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति को सिग्नल फॉग पटाखा यानी जिसे डेटोनेटर कहते हैं उसे लगाकर फोड़ने के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने सिग्नल फॉग पटाखा लगाना स्वीकार किया है, यानी कि वो माना है कि वो ये काम कर रहा था। आरोपी रेलवे की प्राइवेट लेबर के रूम में ट्रैक मरम्मत का कार्य करता है और उसे सिग्नल पटाखा रेलवे गुफा के पास पड़ा हुआ मिला था। ये ट्रेन रोकने का काम किया जाता है जिसमें बहुत अधिक धमाका होता है और इसकी आवाज सुनने के लिए उसने ट्रैक पर यह लगाया था। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। मोतीचूर जो रेलवे ट्रैक है उस पर किसी के द्वारा जो है डेटोनेटर की सूचना मिली थी, जो कि रेलवे विभाग द्वारा जो है यूज़ किया जाता है। वहाँ पर हमारे थाने की टीम जो है वहाँ पर गई और उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की गई। जो सीसीटीवी चेक किए गए तो एक संदिग्ध व्यक्ति प्रकाश में आया है जिसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है और इस प्रकरण में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 288 BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो अगली खबर कोटद्वार से है, जहां के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद सरिया बनाने वाली इंगट की दर्जनों फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं से परेशान लोगों ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से मामले में संज्ञान लेने की मांग की है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि फैक्ट्रियों में चिमनी का इस्तेमाल न किए जाने से इलाके में प्रदूषण फैल रहा है। तो वहीं धुओं से परेशान स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश भी जताया। ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से फैक्ट्रियों की जांच की मांग की है। सांस की बीमारी हो गई, बोलते हैं दादी हमारा सांस फूल रहा है, इतना जाते हैं हम तो बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, हमारा भी सिर दर्द हो रहा है, बहुत परेशान है। हम बोलते हैं तो हमें गाली देते हैं, बोलते हैं तुमने मकान क्यों बनाया यहाँ, तो हम क्या बताए, हमने जमीन ले लिया तो मकान तो हमने बनाना ही था, कहाँ जाना था हम लोगों ने। जिस दिन हम लोगों ने वहाँ पे मातृशक्ति के साथ पूरी जशोधरपुर की वहाँ पे हम लोगों ने आंदोलन किया था और उस समय बहुत बदतमीजियाँ हुई थी हमारी मातृशक्ति के साथ, गालियाँ गलौज और बहुत गंदी, तो मैं आपको बता नहीं सकती अपने से। और उसके बाद जब आज महिलाएं यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे एसडीएम को ज्ञापन देने, हमको एसडीएम सर नहीं मिले हैं, हम उनसे मिलके ही जाएंगे एसडीएम से, क्योंकि हमको जो बात करनी है वो एसडीएम से ही करनी है और जब तक एसडीएम नहीं आएंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और महिलाएं ये कह रही कि जिस दिन हम लोगों ने वहाँ पे आंदोलन किया उसके बाद उससे ज्यादा वहाँ पे फैक्ट्रियों में धुआं उठ रहा है, वो लोग शायद से और ज्यादा परेशान कर रहे हैं हमारी मातृशक्ति को। तो मैं ये कहना चाहती हूँ एसडीएम सर से, शासन प्रशासन से, अगर आप लोग इसी तरीके से हमारे स्थानीय लोगों को परेशान करेंगे तो ये दिन दूर नहीं है कि हमारी मातृशक्ति खून नहीं चिंगारी है, हम उत्तराखंड की नारियां बन के दिखाएंगे और हम लोग जो ये फैक्ट्रियां है यहाँ पे बंद करके रहेंगी नहीं। तो अगर ये चिमनी का प्रयोग नहीं करते हैं, धुआं नियंत्रण जो वो रहता है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट होता है वो नहीं लगाते हैं एसडीएम, मेरी बात एसडीएम सर से हुई थी, उन्होंने बोला था कि हम लोग वहाँ पे अपनी टीम भेजेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे कोई टीम नहीं आई है। 1 हफ्ता 10 दिन होने को आया है लेकिन कोई टीम नहीं आई है। मैं आज जब भी एसडीएम आएंगे, एसडीएम आज नहीं है यहाँ पे, अभी नहीं पहुंचे हुए हैं, हम लोगों ने एसडीएम से अपनी बात मनवा के रहनी है और तभी हमारी सारी मातृशक्ति यहाँ से जाएंगी। और जब तक ये फैक्ट्रियों से धुआं जो चिमनी का प्रयोग नहीं होता है तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे और ये धुआं नियंत्रण जो भी उपकरण होते हैं वो लगने चाहिए यहाँ पे, यही हमारी मांग है और हमारी मातृशक्ति की मांग है। बच्चे बहुत बीमार पड़ रहे हैं, सारे बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं, वहाँ पे रहने की बहुत बुरी स्थिति है।
सांस जो भाबर में जसोदरपुर में जो फैक्ट्रियां है इनके द्वारा लगातार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो मानक है उनका उल्लंघन यहाँ पे किया जा रहा है और लगातार क्षेत्रीय जनता मांग कर रही है कि वहाँ पे जो इसका धुआं कम करने के लिए जो इनके संयंत्र लगाया जाए वो लगाया जाए, लेकिन शासन प्रशासन की मिली भगत होने के बाद ये वहाँ पे समस्या आ रही है कि आप अभी महिलाओं की बात आपने सुनी होगी कि स्वास्थ्य की कैंसर तक की समस्या वहाँ पे कई लोगों को है, स्वास्थ्य की समस्या तो अभी आप बता रहे थे यहाँ पे जितने भी महिलाएं। तो मैं प्रशासन और फैक्ट्री वालों को चेताना चाहता हूँ कि अगर ये समस्या इसका समाधान नहीं हुआ तो शीघ्र ही कांग्रेस पार्टी स्थानीय जनता के साथ मिलकर यहाँ पे बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है और जो हमारे वहाँ पे स्थानीय लोग हैं उनके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अगली खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां रामबाड़ा में नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस ने सकुशल रेस्क्यू किया। आपको यह बता दें कि 29 अक्टूबर 2024 को देर रात्रि पुलिस चौकी लिंचौली द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि रामबाड़ा के पास नदी के दूसरी छोर पर 3 युवक फंस गए, जिनको रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ टीम की आवश्यकता है। और सूचना पाकर एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए नदी के दूसरे छोर पर फंसे 3 युवकों को सकुशल रेस्क्यू कर लिंचौली पहुंचाया गया। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां मनुष्यारी रोड पर बरम के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आपको बता दें कि 29 तारीख को रात्रि में जिला नियंत्रण कक्ष पिथौरागढ़ द्वारा एसडीआरएफ को सूचित किया गया कि मनुष्यारी रोड पर बरम के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। तो वहीं सूचना पर पोस्ट कोस्ट से एसआई डूंगर सिंह अधिकारी के नेतृत्व में एसडीआरएफ टीम तत्काल मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करते हुए रात्रि के घनघोर अंधेरे के बीच वैकल्पिक मार्ग से होते हुए शव तक पहुंची, जिसके बाद स्ट्रेचर द्वारा मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर जिला पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार बढ़ रही एचआईवी संक्रमितों की संख्या, हाल ही में एक युवती के संपर्क में आने से एकदम से ज्यादा लोगों में संक्रमित होने की रिपोर्ट है। आपको बता दें कि रामनगर में एक नशेड़ी नाबालिग किशोरी के संपर्क में आने के बाद 20 से अधिक लोग एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन भी जांच करने में जुट गया है। आपको ये बता दें कि रामनगर में रहने वाली ये नाबालिग किशोरी बताई जा रही है, जो कि नशे का सेवन करती है और खुलेआम शहर की किसी भी गली में इसे घूमते हुए देखा जा सकता है। बताया जाता है कि इस किशोरी के संपर्क में कई नशेड़ी आने के बाद ये नशेड़ी भी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं और पॉजिटिव पाए गए उनमें से कई शादीशुदा हैं। रामनगर में पिछले कई 3-4 साल से करीब 20 के आसपास हर साल केस आ रहे थे, लेकिन इस बार अप्रैल 2024 से 6 महीने में ही 19 केस आ गए हैं, जो कि वास्तव में चिंताजनक है। इनका जो है सरकारी अस्पताल में ही इनके टेस्ट किए गए थे और इनको ART सेंटर सुशीला तिवारी के लिए संदर्भित कर दिया गया और इस तरह की जांच की जा रही है कि क्या किसी सामूहिक उससे फैला है या अलग अलग क्लस्टर से केस आए हैं, तो इसकी जांच की जा रही है। अभी तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि अभी जांच का विषय है और इस संबंध में जांच की जा रही है कि सारे वही एक ही क्लस्टर के हैं कि अलग अलग जगह से आए हैं। जांच के बाद ही परिणाम आएगा। तो भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय द्वारा रोजगार मेले के फेज 2 के प्रथम संस्करण का जिम्मा भारतीय डाक विभाग को सौंप दिया गया था, जिसका आयोजन 29 अक्टूबर को भारतीय डाक विभाग में किया गया। इस रोजगार मेले में भारत सरकार के विभिन्न विभागों के 255 नवचयनितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए, जिनमें से 25 नवचयनितों को नियुक्ति पत्र मुख्य अतिथि अजय टम्टा, परिवहन और राजमार्ग मंत्री भारत सरकार के द्वारा दिया गया। इस रोजगार मेले में भारतीय डाक विभाग के अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल, भारतीय खाद्य निगम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष और कर सीमा शुल्क बोर्ड सहित विभिन्न बैंकों के नवचयनितों को नियुक्ति पत्र दिए गए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।